हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों, अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इन वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा विषय है इतिहास और इतिहास में हमने शुरू कर दिया है चैप्टर नंबर 8। दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 8 बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर नंबर 8 का नाम है महिला, जाति एवं सुधार। तो जो हमारे देश के सामाजिक कुरीतियाँ थी, सामाजिक हमारे देश में जो कमियाँ थी, वो थी महिलाओं के साथ होने वाला भेदभाव और दूसरा जातिगत भेदभाव। इन दोनों में सुधार की आवश्यकता थी। तो इस चैप्टर में हम लोग इन सुधारों की ही बात करने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं जो आप तक पहुंच गए होंगे, और आज हम लोग बढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 में समानता और न्याय की मांग के बारे में, और गुलामगिरी क्या है इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके दोनों टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको टॉपिक के बारे में ज़रा सा बता दूं कि समानता और न्याय की मांग का मतलब क्या होता है। समानता का मतलब होता है किसी भी प्रकार का भेदभाव खत्म कर, ऊंच नीच की भावना खत्म कर सभी को समान नज़रों से देखना। और आपको पता भी है कि भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 18, तो आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17, 18 ये सारे आर्टिकल समानता के अधिकार की बात करते हैं। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति असमान नहीं होगा। तो समानता का मतलब तो ये है, पहले नहीं थी अब आ गई है। और न्याय का मतलब होता है कि जिन लोगों के पास, यानी महिलाओं के साथ या जाति निचली जातियों के साथ जो भेदभाव हो रहा था, अब उनको न्याय दिलाने की आवश्यकता है, इसलिए न्याय की मांग हो रही है। दोस्तों, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। अभी तक जाति भेदभाव चल रहा था। कुछ लोग इंडिया में थे, कुछ अंग्रेज भी थे, कुछ भारतीय भी थे, ऊंची जाति के लोग थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे पढ़े लिखे समझदार लोग थे जो इस जातिगत भेदभाव को सही नहीं मानते थे, इसकी आलोचना करते थे। लेकिन जब उसी जाति के लोग जो खुद प्रताड़ित हो रहे थे वो कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा। लेकिन 19वीं सदी का दूसरा चरण शुरू हुआ उस चीज़ के साथ, उस आवाज़ के साथ कि अब गैर ब्राह्मण जाति के शुद्र लोग भी अपनी जातिगत भेदभाव के खिलाफ ही आवाज़ उठाने लगे थे। जैसे कि मध्य भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ, सतनामी आंदोलन। इसकी शुरुआत घासीदास जी ने की, और घासीदास जी ने क्या किया, चमड़ा बनाने वाले या चमड़े का काम करने वाले जो कामगार थे उन लोगों को इकट्ठा किया और उनको उनके अधिकारों की याद दिलाई। उनको आवाज़ उठाने के लिए मजबूर किया कि आप इस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाइए। ज़रूरी नहीं कि आपका जन्म हुआ है तो आप यही काम करेंगे, आप दूसरा काम भी कर सकते हैं, इसलिए ये आपका काम होगा, ये कहीं से लिख के नहीं दिया गया। सतनामी आंदोलन ने इन लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा था, जो भेदभाव हो रहा था, जो निचली नज़रों से, हीन भावना से लोग देख रहे थे, उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर का एक पंथ था जिसका नाम था मंतुआ पंथ। हरिदास नामक व्यक्ति का मंतुआ पंथ था। उसके मंतुआ पंथ के लोगों ने चांडाल काश्तकार के बीच में भी काम किया। चांडाल जिसकी परछाई तक पड़ना लोग अशुभ मानते थे, चांडाल जिसको देखना तक लोग नहीं चाहते थे, अगर रास्ते में कहीं मिल जाए तो रास्ता पलट लेते थे, ऐसे व्यक्तियों के बीच में भी उन्होंने काम करना शुरू किया। और इसी तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो भेदभाव था ये खत्म होना शुरू, उन्हें एहसास दिलाया गया कि भाई हम सब बराबर हैं। केरल में एक व्यक्ति थे एझावा जाति के श्री नारायण गुरु। ये सारे के सारे लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, जो भी नाम आपके सामने अभी आने वाले हैं, सारे के सारे लोग गैर ब्राह्मणवादी थे। ये सब जो है निचली जातियों में आते थे, ऊंची जातियों के लोग नहीं थे, गैर ब्राह्मणवादी लोग थे। केरल के एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का एक आदर्श रखा। उन्होंने बोला कि अगर हम लोग एक नहीं हुए तो ये जो सोसाइटी है, समाज जिनमें ऊंचे तबके के लोग हमें शोषित कर रहे हैं, ये कभी भी हमें, या इनको हम कभी भी नहीं हटा सकते, हमेशा दबाव में रहना पड़ेगा। अगर हम लोग इन अत्याचार को ख़त्म कर सकते हैं तो केवल एक और एक ही तरीका है, वो है एकता। एकता का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने जातिगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई जाति के आधार पर जो लोग भेदभाव कर रहे हैं
उसका विरोध करेंगे, एकता के साथ विरोध करेंगे, हम सब एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है, ऐसा उन्होंने विचार दिया। इन सभी की स्थापना में ऐसे लोगों की, इन सभी की स्थापना, जो पंथ थे ना, जितने भी पंथ थे, चाहे ये एझावा जाति के श्री नारायण ही गुरु क्यों ना हो, चाहे गुरु हरिदास हो, चाहे घासीदास हो, ये सब क्या थे, सारे के सारे गैर ब्राह्मण जातियों से थे। यहाँ तक कि श्री नारायण गुरु ने तो एक शब्द भी, वाक्य भी कहा था कि मानवता के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर है। तो मानवता ही एक जाति एक धर्म एक ईश्वर है, तो मानव अलग अलग कैसे हो सकते हैं? उन्होंने बोला भेदभाव नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर गैर ब्राह्मणवादी लोगों ने यही किया। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। उनके पंथ, उनकी जागरूकता, उनके विचार लोगों में एक स्वाभिमान की भावना पैदा कर रहे थे कि हम इंसान हैं, हमें इंसान की नज़रों से देखा जाए, ये भेदभाव इंसानों के बीच नहीं हो सकता। तो ये भेदभाव की जो कहानी चल रही थी, इसके खिलाफ इन्होंने मुहिम छेड़ दी थी। अब आइए बात करते हैं गुलामगिरी के बारे में, जो इस लेक्चर का दूसरा टॉपिक होने वाला है। गुलामगिरी एक किताब का नाम है, उस किताब पर भी मैं आऊँगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस किताब को लिखा है, सबसे पहले उनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। उनका नाम है ज्योतिराव फुले। निम्न जाति के नेताओं में शुमार कहे जाते थे ज्योतिराव फुले। तो निम्न जाति के नेताओं में शुमार ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से एक थे, जिनका जन्म 1827 में हुआ था। इनका जन्म सन 1827 में हुआ था। इन्होंने जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में विचार व्यक्त किया। इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए कि जो समाज में, जो जाति के आधार पर हमारा समाज है, जिसमें ये असमानताएं फैली हुई है, इसके एवज में या इसके वो विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने अन्याय के बारे में विचार प्रस्तुत किया। क्या विचार प्रस्तुत किया? ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि द्रविड़ लोग जो निम्न जातियों के थे, ये देश उन द्रविड़ लोगों का है, वो मूल निवासी है। जबकि जो अपने आप को आर्यंस कहते हैं, ऊंची जाति के लोग, ये बाहर से आकर आए हैं। बाहर से इन्होंने आकर के द्रविडियन लोगों पर आक्रमण किया, आक्रमण करके उनको हरा दिया और उन पर राज करते करते ये भेदभाव कर रहे हैं। इस जमीन पर, इस जायदाद पर, इस प्रकृति पर केवल और केवल द्रविडियंस, निम्न जातियों का अधिकार है, ऊंची जातियों का अधिकार यहाँ पर नहीं है। जब भाई अंग्रेज चले गए, जब मुगल चले गए, सल्तनत कालीन लोग चले गए, सब खत्म हो गए, तो ओरिजिनल लोग बचने चाहिए। तो वो बोलना है चाह रहे कि अभी भी ये जो जातियाँ हैं, ऊँची जातियाँ, ये बाहर के लोग हैं, विदेशी का दर्जा दिया उनने उनका तर्क था कि विदेशी थे। जो विदेशी कौन थे? जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। वे विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर आए थे। कौन थे? ये बात करें ना आर्य लोगों के लिए, ऊंची जाति के लोगों के लिए। मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना दिया। ये उनका तर्क था कि विदेशी थे वो लोग जो उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और जिन्होंने मूल निवासियों को हराकर गुलाम बना लिया। तो कौन विदेशी थे? किसकी बारे में बात कर रहे हैं? वे पराजित जनता को नीच, निम्न और जाति वाला मानने लगे, वो लोग जो बाहर से आए थे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्र, श्रमिक जातियां और अति शुद्ध, जो अछूत जिन्हें कहा जाता था, को भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। ये उन्होंने आह्वान किया शूद्र और अति शूद्र लोगों का, जिनको अछूत कहा जाता था, जो श्रमिक लोग थे। उनसे कहा गया कि ये आप कौन से जीवन में जी रहे हैं? ये लोग बाहर से आए थे। ये एक्चुअल में बात किनकी कर रहे हैं? ये आर्यंस की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि वो आर्यंस थे, ऊंची जाति के लोग, जो आज ये ऊंची जाति के लोग आपके ऊपर खड़े हुए हैं, ये भारत के नहीं थे, ये भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे। कभी आर्यों का आक्रमण हुआ था, हमारे जो मूल निवासी थे, हम लोग थे द्रविडियंस लोग, और हमारे ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और पराजित करके हमारे ऊपर राज किया, और हमें इन लोगों ने नीच और निम्न जाति के रूप में मानना शुरू कर दिया। यही लोग थे जो हमें ऐसा बनाते थे। अब हमें संगठित होना चाहिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि ये देश इनका नहीं है, ये जगह इनकी नहीं है। ऐसा ज्योतिराव फुले साहब कहते हैं। उनका तर्क था ये, जो भी उनका विचार आया होगा, हो सकता है उन्हें इतिहास को पढ़ के ही करा होगा। इसी में आगे ज्योतिराव फुले साहब एक किताब लिखते हैं जिसका नाम था गुलामगिरी। ये गुलामगिरी किताब में एक्चुअल में वो भारतीयों के लिए कम, जबकि अमेरिकियों के लिए लिखा गया था। ये अमेरिका के ऊपर लिखी थी उन्होंने। फुले ने सन 1873 में गुलामगिरी यानी गुलामी नामक एक किताब लिखी। ये किताब कितनी अहम थी, इसमें क्या था? फुले ने अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। आपको होता है अमेरिकियों में भी गुलाम हुआ करते थे, दास प्रथा थी, वहाँ पर स्लेवरी सिस्टम था।
काले गुलाम और गोरे मालिक, ऐसा सिस्टम चलता था वहाँ पर। तो जो अफ्रीकन या जो दूसरे ब्रिट के लोग थे उनको ये ला करके गुलामी करवाते थे अफ्रीका के लोगों को। लेकिन कुछ लोग थे वहाँ पर जिन्होंने, जो अमेरिकियों ने इन गुलामों को आज़ादी दिला दी। मार्टिन लूथर किंग जैसे व्यक्ति वहाँ हुआ करते थे जिन्होंने इस रंग भेद की नीति को ख़त्म किया था वहाँ पर। तो अपनी पुस्तक में उन अमीरिकों को समर्पित करते हैं जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। उन्होंने बोला कि भारतीयों के निम्न जातियों की दशा वैसी ही है जैसी अमेरिका के काले गुलामों की दशा थी। जब अमेरिका में खुद अमेरिकन्स ने उन काले गुलामों को दास प्रथा से मुक्त कर दिया, तो हमारे देश में भारतीय लोग भारतीयों को ही या निम्न जातियों को ही इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था से क्यों मुक्त नहीं कर सकते। इसलिए उनने जुड़ाव, उनने कनेक्ट कर दिया दोनों, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। जैसे अमेरिका में थे काले गुलाम, वैसे ही भारत में नीची जातियों को उन्होंने उससे जोड़ दिया कि दोनों की दुर्दशा एक जैसी तो है। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में चला और इसको चलाने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जबकि दक्षिण में E.V. रामास्वामी नायकर साहब ने इसको आगे बढ़ाया। जो ज्योतिराव फुले साहब ने जो शुरू किया था आंदोलन इनके खिलाफ, जो जाति प्रथा के खिलाफ, ऐसी गुलामगिरी समय टाइप के, इसमें वो लिखते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति थे 20वीं सदी में पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और दक्षिण भारत में E.V. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं ने नेतृत्व में चल रहा था। इन्होंने मंदिर में जाने के लिए कई प्रयास किए और मंदिर में जा गए और सार्वजनिक कुओं से पानी भी भरा, यानी वो सब चीज़ें तोड़ दी जो उस समय तक हमारे देश में जाति प्रथा के नाम पर कुरीतियाँ फैली हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया एक दूसरा विकल्प। ये दूसरा विकल्प क्या है? ये दूसरा विकल्प है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। यहां पर आप कर सकते हैं अपने कोर्सेज को एक्सप्लोर, जहां आपको CBSE 7 to 12 हिंदी मीडियम ऑप्शंस मिलेगा। अब आपको यहां पर सिलेक्ट करना है अपनी क्लास को। जैसे ही आपने अपनी क्लास सिलेक्ट कर ली, बस आप अपने शिक्षकों के नज़दीक पहुंच जाएंगे। जो 8वीं कक्षा में आपको पढ़ाने वाले हैं उन शिक्षकों के नाम, फोटो और सब्जेक्ट आपके सामने आ जाएंगे। हर एक टीचर के नाम के नीचे वॉच नाउ लाल रंग में लिखा हुआ है। अब आप इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे उस विषय से संबंधित सारे पाठ और लेक्चर सीक्वेंस में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे वॉच ऑल वीडियो के नीचे। अब आपको करना क्या है, इसमें से किसी भी चैप्टर को किया आपने सिलेक्ट। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपका वीडियो हो जाएगा शुरू। अब आप अपने नोट्स बना सकते हैं, क्लास में टॉप कर सकते हैं, आराम से सीक्वेंस वाइज पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।